नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। दूसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तीसरी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां अब सभी गांव में पैक्स खुलेंगे। और चौथी खबर कैथल से है, जहां हैफेड गोदाम में रखे हुए गेहूं पर पानी डाला गया है। तो ये 4 बड़ी खबरें, 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली खबर की हम बात करेंगे, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां लगातार जारी है। 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले यहां पर किए गए हैं। दूसरी खबर की हम बात करेंगे, फरीदाबाद में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ और इस दौरान मंत्री मूलचंद शर्मा ने जनता से सीधा संवाद किया है, उनकी शिकायतों को सुना है। तीसरी खबर की हम बात करेंगे, सभी गांवों में अब पैक्स यहां पर खुलेंगे। और चौथी खबर की हम बात करने वाले हैं, गरीबों के निवाले पर अधिकारियों ने डाका डाला है, गेहूं में पानी यहां पर डाला गया। क्या कुछ पूरा मामला है, इसके बारे में हम जानेंगे, बात करेंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में हम एक-एक कर बात करने वाले हैं। तो अब बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल यहां किया गया है। एसीएस सुधीर राजपाल नए गृह सचिव बनाए गए हैं। एसीएस टीवीएसएन प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनसे जुड़े जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसीएस सुधीर राजपाल गृह सचिव बनाए गए हैं। बड़े स्तर पर यहां प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। एसीएस टीवीएसएन प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले यहां किए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है और इस बीच एसीएस सुधीर राजपाल गृह सचिव बनाए गए हैं। 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले भी यहां किए गए हैं, जिससे जुड़ा यह आदेश जो है वो जारी किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से ओपी शर्मा जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा जी, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल एक बार फिर किया गया है प्रदेश में। लगातार ये फेरबदल का जो दौर है वो जारी है। पहले भी कई ऐसे जो तबादले हैं वो हो चुके हैं, अब एक बार फिर तबादले यहां पर किए गए हैं। क्या कोई विशेष वजह इन तबादलों की यहां पर जो अब किए गए हैं? देखिए चेतन, जिस तरीके से 31 अगस्त को हरियाणा के जो फाइनेंशियल एफसीआर फाइनेंशियल कमिश्नर थे, जो मिस्टर आर.के. खुल्लर थे, वो जो रिटायर हो गए थे, उसके बाद उनकी पोस्ट जो खाली हो गई थी, उनकी जगह जो है उनकी जगह भरने को लेकर उम्मीद की जा रही थी कि हरियाणा के अंदर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा, क्योंकि आर.के. खुल्लर के 31 अगस्त को रिटायर होने के बाद उनको जो है परसों जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रधान सचिव नियुक्त कर दिया गया था। वहीं जो पहले मुख्य सलाहकार थे, प्रिंसिपल एडवाइजर और मुख्यमंत्री बी.एस. ढेसी थे, उनको जो है वो शहरी डेवलपमेंट में एडवाइजर के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। तो जब एफसीआर की पोस्ट खाली हुई थी तो तभी लग रहा था कि एक बड़ा फेरबदल होगा, जिसके बाद जो है वो आज जो है हरियाणा सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। एक उम्मीद की जा रही थी कि जो टीवीएसएन प्रसाद हैं उनको शायद एफसीआर बना दिया जाए, लेकिन सरकार ने उसकी जगह आईएएस अधिकारी सुधीर राजपाल को जो है वो गृह सचिव बना दिया है और टीवीएस प्रसाद को जो है एफसीआर जो है इसके अलावा 9 आईएएस अधिकारियों के भी जो है वो विभागों में जो है तबादले किए गए। तो माना जा सकता है कि 31 मार्च के बाद जो एक बड़े अधिकारी रिटायर हुए थे, उनके बाद इस तरह का ये एक फेरबदल हुआ है। जी ओपी शर्मा जी, क्योंकि पिछले दिनों भी लगातार जो फेरबदल का दौर है वो जारी रहा, क्या आगे भी कुछ ऐसा रहने वाला है?
देखिए चेतन, अब आपको बता दें कि जो मिस्टर आर के खुल्लर रिटायर होने के बाद जो प्रधान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, वो अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं नियुक्त किए गए। उनको जो है सरकार का चाणक्य माना जाता है। पिछली सरकार में साल 2015 के दौरान वो मुख्यमंत्री के जो एपीसी है, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम बने थे। उसके बाद 2019 तक वो लगातार जो है इस पद पर बरकरार रहे थे, लेकिन 2.5 साल वो वर्ल्ड बैंक में चले गए। तो उसके बाद जब वो वापस आए तो उनके चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति की जो है बात चल रही थी, लेकिन वो चीफ सेक्रेटरी के बजाय उनको एफसीआर नियुक्त कर दिया और अब उनको जो है मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया जाना अपने आप में कहीं दर्शाता है कि अब आने वाले टाइम में हरियाणा के अंदर एक बड़ा जो है प्रशासनिक फेरबदल फिर होगा, क्योंकि सरकार चुनाव में जाएगी और चुनाव में जाने से पहले सरकार चाहेगी कि उसके हिसाब से अधिकारियों की जो है तैनाती की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों को जो है पहुंच पाए। तो आज कुल मिलाकर 9 अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी हुई है। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि हो सकता है कि आईपीएस और आईएएस के जो डेप्यूटी कमिश्नर और एसपी जो है, आईजी हैं, एडीजीपी हैं, उन सब की भी जो है लिस्ट सामने आ सकती है। जी, यानी कि पुलिस विभाग में भी कुछ इस तरीके का फेरबदल देखा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जो मिस्टर आर के खुल्लर हैं वो एक चाणक्य माने जाते हैं राजनीति और प्रशासन के हिसाब से, और उनको जो है देसी की जगह हटाकर नया प्रिंसिपल जो है सेक्रेटरी टू सीएम अपॉइंट करना अपने आप में इस बात की तरफ इशारा इंगित करता है कि सरकार में जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फेरबदल होने वाला है। और एक और बात बता दूं कि आर के खुल्लर की नियुक्ति के बाद जो हरियाणा की आईएएस लॉबी है उसमें खुशी है, क्योंकि एक आर के खुल्लर को एक मतलब बहुत ही खुशमिजाज जो है अधिकारी माना जाता है और वो किसी के काम में रंगा नहीं लाते। यहाँ तक कि अगर विपक्ष के नेता और विधायक भी उनके पास कोई काम लेके जाते थे तो वो उनको भी जो है वो पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। इस लिहाजे से आप देखने वाली बात ये होगी कि ये जो बड़ा एक फेरबदल है वो कब तक होगा। जी, ओपी शर्मा जी, गृह सचिव जो नए बनाए गए हैं एसीएस सुधीर राजपाल, इनके बारे में बताइए, ये क्या इनकी एक्सपर्टीज हैं और किस तरीके का काम, क्योंकि एक बड़ा पद इन्हें जो है वो सौंपा गया है। देखिए चेतन, जिस तरीके से मेवात हिंसा हुई थी उसमें जो टीवीएन प्रसाद जो उस वक्त हरियाणा के गृह सचिव थे और उन्होंने कहा था कि हमारे पास इनपुट थे, और उसके बावजूद एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं हो गया। तो उसके बाद से ही सबको लग रहा था कि शायद अगले फेरबदल में टीवीएन प्रसाद से जो है वो गृह विभाग जो है वापस ले दिया जाए। तो उसके बाद उनसे गृह विभाग वापस लेकर उनको एक बार फिर जो है वित्त विभाग सौंप दिया गया है। वित्त विभाग हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है और जो सिंचाई विभाग के अंदर एसीएस जो सुधीर राजपाल थे उनको जो है गृह विभाग का चार्ज दिया गया। काफी तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं, गंभीर किस्म के अधिकारी हैं और अपना काम जल्द से जल्द करने में विश्वास रखते हैं। आज का काम आज करो, कल पर जो है वो पेंडिंग ना छोड़ो, इस तरह की एक विचारधारा है। तो अब देखने वाली बात होती है कि किस तरीके से ये हरियाणा के अंदर जो अक्सर विपक्ष एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर हमला करता रहता है, किस तरीके से ये अपनी फील्डिंग और प्लानिंग करते हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद ओपी शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा तिगांव विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 जनसंवाद कार्यक्रम को वो संबोधित कर चुके हैं। आपको बता दें कि 11 बजे तिगांव विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम उन्होंने किया और उसके बाद 1 बजे गांव कोली में जनसंवाद कार्यक्रम में जनता की समस्याओं को उन्होंने सुना और उसके निस्तारण के लिए उन्हें आश्वासन दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ गए हैं। मोनू, सीएम भी लगातार जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और अब मंत्री मूलचंद शर्मा यहां फरीदाबाद में पहुंचे, लोगों की समस्याओं को सुना। किस तरह की शिकायतें उनके सामने आई हैं और कैसे मंत्री ने उनका निस्तारण किया है?
देखिए चेतन, मैं आपको बता दूं जो है फरीदाबाद में जिस तरीके से जनसंवाद जो है कैबिनेट मंत्री, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा कर रहे हैं, तो आज जो है जनसंवाद जो है तिगांव विधानसभा में रखा गया। और यहाँ पर जो है तिगांव विधानसभा में जब कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे तो यहाँ पर जो है उनकी फूलमालाओं से स्वागत किया। और जब जनता की समस्याएं सुनी तो काफी समस्याओं का अंबार यहाँ पर देखने को मिला। सबसे बड़ा जो मामला है वो स्कूल को लेकर के मिला, क्योंकि कोराली गाँव में एक स्कूल है जिसकी चार दीवारी को लेकर के यहाँ पर एक मामला जो है सामने नजर आया। क्योंकि जनता ने यहाँ पर शिकायत जो है यहाँ पर रखी कि जो परिजन है, जो बच्चों के जो परिजन है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि स्कूल जिस तरीके से हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो चारों तरफ जो बाउंड्री है वो बाउंड्री वाल नहीं है, बच्चे ऐसे ही दिखते हैं। बच्चे जो स्कूल में कौन आता कौन जाता पता नहीं होता। तो इसको लेकर के जब वहां से जब जो हरियाणा के जो मंत्री है मूलचंद शर्मा, उन्होंने जब बातचीत की तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आया। क्योंकि सरकार की तरफ से उस चार दीवारी बाउंड्री को लेकर के सरकार की तरफ से पैसा जो है वो अलाउड किया गया, लेकिन उसके बाद जो है चार दीवारी नहीं कराई गई। उसके जो है इसके चलते यहाँ पर जांच के आदेश जो है मंत्री ने दिए हैं और उसके साथ ही यहाँ पर जांच कराने के आदेश दिए हैं। और प्रिंसिपल को भी फटकार लगाते हुए यहाँ पर शिक्षा अधिकारी विभाग को भी फटकार लगाते हुए साफ तौर से कहा कि इस तरीके का जो पैसा आया वो वापस क्यों गया, क्या कारण था। इस तरीके की जो मामले है वो यहाँ पर सामने मिले। उसके साथ साथ ही मैं बता दूं चेतन, और भी सबसे बड़ा मामला यहाँ पर तिगांव जो विधानसभा है, तिगांव गांव का जो जेई है बिजली बोर्ड का, उसकी भी यहाँ पर सबसे ज्यादा शिकायतें जो है सुनने को मिली। क्योंकि लोगों का यही कहना था कि जब भी कोई फोन करता है जेई के पास तो जेई जो है फोन नहीं उठा पाता है और फोन नहीं उठा के कोई जवाब देता है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर सबसे बड़े मामले सामने आए हैं बिजली को लेकर के। तो कहीं ना कहीं उसको जेई में भी फटकार लगाते हुए और उस पर भी कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कही है। और उसी के साथ क्षेत्र में बता दूं सबसे बड़ा मामला और भी सामने आया, जो फैमिली कार्ड है वो फैमिली कार्डों को लेकर के भी सबसे बड़ा समस्या का जो मसला है वो यहाँ पर देखा गया है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो बीपीएल कार्ड जो बनाए जा रहे हैं, कुछ लोगों के बीपीएल कार्ड बन गए हैं तो वो कट भी गए हैं। और फैमिली आईडी है उसमें भी काफी समस्याएं हैं, जिस तरीके से नाम दर्ज कराना, नाम कटाना या फोन नंबर अपडेट कराना। तो इस तरीके के सबसे बड़े मामले यहाँ पर जो है देखे गए हैं। तो इन सबको मामलों को जल्द से जल्द निदान दिलाने की बात यहाँ पर मंत्री कह रहे हैं। जी और किन तरह की समस्याएं यहाँ पर आई, क्या जो समस्याएं जो लोग यहाँ पर लेकर पहुंचे मंत्री के समक्ष, क्या उन सभी का निस्तारण हो पाया है? जी बिल्कुल, अभी तक बात की जाए तो जिस तरीके से जो छोटे मोटे मामले हैं, चाहे वो रोड के हों, चाहे वो जो पीडब्ल्यूडी मार्केटिंग कमेटी के जो अंतर्गत जो रोड आते हैं, उनको जो है उनको जल्द से जल्द निदान दिलाने की बात जरूर यहाँ पर कही है। लेकिन जब जिस तरीके से मामले जो मैंने आपको बताए हैं कि जो बिजली को लेकर के, जेई को लेकर के वहां पर फटकार लगाते हुए उसको जो है वहां से ट्रांसफर करने की बात यहाँ पर लोगों ने मांग रखी कि उसका ट्रांसफर यहाँ से होना चाहिए, ऐसा जेई हमें नहीं चाहिए। तो उसको भी कहीं ना कहीं उसके कागज भी जो है आगे जो कार्रवाई करने के लिए वो दे दिए गए हैं। और उसके साथ ही मैं बता दूं जिस तरीके से शिक्षा अधिकारी को लेकर के जो जांच के आदेश दिए हैं, उन जांच के आदेशों को लेकर के भी जो है कार्रवाई आगे कराने के लिए इस तरीके की योजनाएं हैं वो बना दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की जो समस्याएं थी, लेकिन सबसे बड़ी जो फैमिली कार्ड की जो समस्याएं हैं, जो फैमिली आईडी कार्ड की लेकर के, वो जगह जगह जो सरकार की तरफ से कंप्यूटर वाले बिठाने को लेकर के, कैफे लगाने को लेकर के, अटल सेवा केंद्रों को लेकर के, तो गांव-गांव में इस तरीके की सर्वे को लेकर के इस तरीके का निदान देने का मंत्री ने वायदा किया। और जल्द से जल्द इस फैमिली आईडी कार्ड को लेकर के इनकी समस्याओं को निपटाने की बात कही है। जी मोनू, यहाँ पर जो समस्याएं यहाँ पर जो लोग लेकर पहुंचे हैं, उन्होंने क्या कोई ज्ञापन वगैरह भी दिया है? हालांकि कई समस्याओं का आप बता रहे हैं निस्तारण हुआ है, जो जेई वाली समस्या है उस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है या फिर फटकार लगाकर ही अभी एक वार्निंग जो है वो दी गई है? देखिए अभी जो है जिस तरीके से जो देखा गया जो जेई को लेकर, लेकिन लोगों की तरफ से यही मांग रखी कि उसको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए। इस तरीके का जेई उसको उन जनता को नहीं चाहिए। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जेई ने जो है माफी मांगते हुए और कहीं जो है एक वार्निंग जरूर दे दी गई है कि इस तरीके की शिकायतें दोबारा इस तरीके की ना मिले और इसको लेकर के फटकार लगाते हुए आगे की कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर जो मैं सबसे बड़ी बात देखने को ये भी जो विधानसभा के तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर है, उन्होंने भी सीधे जो अधिकारी विभाग है उनको भी फटकार लगाते हुए सामने नजर आए। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे जो विधानसभा में जो मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे
समस्याओं को सुनने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं थी, जो कहीं ना कहीं जो कुछ कार्य जो तिगांव विधानसभा में रुके हुए थे, तो उसको लेकर के भी राजेश नागर ने भी, जो विधायक है, उन्होंने भी अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए कहीं ना कहीं उनकी शिकायतें जो है मंत्री के सामने रखी और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। जी ठीक है मोनू, बहुत धन्यवाद मोनू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य सहकारिता बैंक एवं हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी ने कहा कि सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव में पैक्स खोलेगी। इस पैक्स पर सीएससी सेंटर भी खोला जाएगा। इस सीएससी सेंटर के माध्यम से किसानों को घर बैठे तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इस समय प्रदेश में पैक्स सशक्तिकरण से किसानों की समृद्धि कार्यक्रम चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश को कवर किया जाएगा। चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी शनिवार को कुरुक्षेत्र के नीलकंठी यात्री निवास में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने किसानों को लेकर तमाम बात कही। चेयरमैन हरियाणा स्टेट बैंक के हर जिले से 4 पैक्स, वैसे हरियाणा प्रदेश में 16 जो पैक्स हैं वो हमारी मॉडल पैक्स हैं, जो पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे थे। उनको माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के उससे उनको सम्मानित भी किया जा सकता है। उसके अलावा अब हम हर जिले में 4 पैक्स बहुत जल्दी उनको मॉडल रूप में लेकर के और इन कामों की तरफ बढ़ाएंगे। दूसरा, हमारा पैक्स जब सशक्त हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका लाभ हमारे किसानों को होने वाला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद खुंगर जुड़ गए हैं। विनोद, किसानों के हित में फैसला होगा ये कहा जा रहा है और पैक्स खुलने की बात की गई है। पहले आप ये बताइए कि ये पैक्स क्या है, ताकि जो दर्शक हैं वो समझ सकें, जनता है वो समझ सके, और किस तरीके से फायदा किसानों को यहां इससे होने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो हरियाणा सरकार की जो पैक्स के माध्यम से हरियाणा की जो सहकारिता बैंकों की या अन्य बैंकिंग सेवाओं की जो माध्यम से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो लाभ किसानों को देने के लिए पैक्स के माध्यम से ये लोगों को लाभ दिया जाता था, परंतु अब जो पैक्स को सीएससी सेंटरों के साथ जोड़ा जाएगा और जो अन्य जो सहकारी योजना है, सरकारी योजनाएं हैं, उनका पैक्स के माध्यम से लाभ मिलेगा। और ऐसे में जो पैक्स जो अब तक काम कर रहे थे, सिर्फ जो कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर काम कर रहे थे, तो अब क्योंकि इसमें सीएससी सेंटर को भी जोड़ा जा रहा है और जो अन्य सरकारी योजना है उनका लाभ देने के लिए गांव-गांव में पैक्स खोले जाएंगे। जहां तक अभी हमें जो कल बताया गया, पार्टी ने बताया कि जो अब तक जो 750 करीब जो संस्थाएं जो शाखाएं काम कर रही है, परंतु ये हर एक गाँव के अंदर ये पैक्स की जो केंद्र खोल जाएंगे और ऐसे में करीब 7,000 के करीब 6750 जो शाखाएं वो काम करेंगी। और ऐसे में जो गांव के किसान हैं उनको किसी प्रकार की जो सरकारी जो सुविधा का लाभ लेने के लिए उनको भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें अपने गांव में बैठे बैठे पैक्स के माध्यम से इसका लाभ पहुंचेगा। जी, यानी कि इसके बाद किसानों के जो हित में ये फैसला होने जा रहा है, उससे किसानों को जो फायदा है वो जरूर पहुंचेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो किसान है, क्योंकि किसी भी प्रकार की जो सरकारी कामों के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें शहरों की तरफ चक्कर काटना पड़ता था और दफ्तरों को चक्कर काटने पड़ते थे। ऐसे में किसानों को अपने गांव में बैठे बैठे ही इन सरकारी योजनाओं का पैक्स के माध्यम से लाभ पहुंचेगा। जी, कब तक ये चीजें जो हैं वो पूरी तरह तैयार हो जाएंगी ताकि किसान उसका फायदा जो है वो जल्द से जल्द लें? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अभी जो सरकार के द्वारा जो योजना बनाई गई, इस पर काम प्रारंभ हो चुका है और ऐसे में जो पैक्स की जो संस्थाएं हैं, पैक्स के जो केंद्र है उनका विस्तार हो रहा है और लगातार ये खोला जा रहा है और इसके लिए बकायदा जो जहाँ की पैक्स की जो संख्या बढ़ाई गई है और साथ ही और इसमें महिलाओं के लिए भी व्यवस्था रखी गई है। और यहाँ तो मैं आपको बताना चाहूंगा
इसमें जो पैक्स के माध्यम से पेट्रोल पंप या अन्य सुविधाएं भी उनको मिलेगी। पैक्स के माध्यम से जो पैसे को लेन देन होता है, वही जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जो एम्प्लॉयमेंट है, तो अन्य जो योजनाएं हैं उनका भी किसानों को लाभ पहुंचेगा, ग्रामीणों को लाभ पहुंचेगा। और इसके ऊपर काम चल रहा है और ये शीघ्र ही इसका लोगों के ऊपर इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। ठीक है विनोद, बहुत धन्यवाद विनोद कुंगर जी आपका हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हैफेड गोदाम में रखी हुई गेहूं पर पानी डालने का मामला सामने आया है। बता दें कि बीपीएल परिवारों के लिए सरकारी डिपो पर यह गेहूं सप्लाई किया जाता है, जहां गेहूं पर पानी डालकर पूरे गेहूं को खराब कर दिया गया है। जानकारी मिलने के बाद हैफेड डीएम गोदाम पहुंचे और वहां का जायजा लिया। इसके बाद विभाग हरकत में आया। साथ ही जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम गठित की गई है और दोपहर 2 बजे तक ये टीम रिपोर्ट देगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर डीएम का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। गेहूं पे पानी की बौछार की है, तो मैंने तुरंत प्रभाव से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, जिसमें सक्षम अधिकारी शामिल हैं। वो तुरंत जैसे भी उनकी रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट आने के बाद में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज मलिक जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरीके से छिड़काव पानी का किया गया जिससे ये गेहूं जो है वो खराब हो गया है? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, मामला ये जींद रोड हैफेड का मामला है, जहाँ पर जो डीएम है उसकी जो कोठी है उसके लगते ही जो ये हैफेड का जो गोदाम था वहाँ का ये मामला पाया गया है। उसमें देखा गया है कि जब मीडिया वहाँ पर पहुंची तो वहाँ पर पानी से जो बोर के साथ जो बैग थे वो गीले किए जा रहे थे और जो गरीबों का जो निवाला था वो सड़ाने का काम भी किया जा रहा था और साथ में जो वजन बढ़ाने को लेकर भी पानी छिड़काव किया जा रहा था। जब इसकी सूचना हरियाणा के हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत को दी गई तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से डीएम को कमेटी 7 सदस्य कमेटी बनाने के लिए बोल दिया। उसी के साथ साथ कमेटी बनाएगी, 2 बजे तक का समय रखा गया था, लेकिन अभी इसी अपडेट के लिए फोन किया गया जब डीएम के पास, उन्होंने कहा अभी जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसमें डीएम ने ये भी बताया कि एक तो हैफेड का जो मैनेजर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और एक जो इंस्पेक्टर है एक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी मनोज, जांच के घेरे में कौन कौन है, कैसे ये सब हुआ है, क्योंकि एक बड़ा नुकसान ये माना जा रहा है जो किसानों के लिए जो एक बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, देखिए जो ये हैफेड में जो गोदाम लगाए गए हैं, ये जो डिपो में जो डिपो होल्डर है जो हर एक गरीबों के पास जो निवाला पहुंचाने का काम सरकार लगातार कर रही है, वही जो बड़े बड़े अधिकारी है इन हैफेड के इन गोदामों में जो भी गरीबों का अनाज रखा उसको गीला कर सड़ाने में लगे हुए हैं। क्योंकि वो अगर जो अनाज है वो सड़कर जो प्राइवेट कंपनियां है जैसे शराब की बात करें या कुछ और कंपनियां है उसको सड़ाकर वहां पर कम दामों में बेचा जाता है। जी, तो अब डीएम की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक ये जो रिपोर्ट है वो जांच की आ जाएगी, कब तक ये जांच पूरी हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए डीएम के साथ बातचीत की गई तो डीएम का यही कहना है कि 5 बजे तक जो जांच की रिपोर्ट है वो आ जाएगी और उनके खिलाफ जो 2 अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो पुलिस थाने में शिकायत भी दी जाएगी और एफआईआर दर्ज भी करवाई जाएगी। जी ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।